हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। कहने का मतलब है कि हम अर्लीस्ट पीपल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने जा रहे हैं। अर्लीस्ट पीपल के बारे में हम उनकी खोज करने जा रहे हैं, उनकी पड़ताल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तुषार्स जर्नी, ट्रेन जर्नी से, तुषार के ट्रेन जर्नी से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. तुषार क्या कर रहा है, अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चाइना जा रहा है। They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane. अब ये लोग ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, ट्रेन से दिल्ली से चेन्नई की यात्रा कर रहे होते हैं और किसी तरीके से तुषार को खिड़की के पास वाला सीट मिल जाता है। As he was, tree and houses fly past. His uncle tapped his shoulder and said. और जैसे वो खिड़की के पास बैठा होगा, तो आप भी ट्रेन में बैठे होंगे तो बड़ा मजा आता है खिड़की से झांकते हुए पेड़ों को, घरों को, सबको बहुत तेजी से पीछे छोड़ते हुए, है नहीं। तो उसी प्रकार से उसके साथ भी हो रहा था। वो देख रहा था कि सारी चीज पीछे की ओर जा रहे हैं। His uncle tapped his shoulder and said. तभी उसके अंकल उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, Do you know that train were first used about 150 years ago? और वो पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि सबसे पहले ट्रेन आज से 150 साल पहले इस्तेमाल की गई थी। And then people began using buses a few decades later. और उसके कुछ दशक के बाद, है ना, लोगों ने बसों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब तुषार वर्डिन, अब यहाँ पे तुषार को चिंता हो जाती है। वो सोचने लगता है कि यार 150 साल पहले ही ये हुआ था, तो उससे पहले के लोग कैसे यात्रा करते थे। ये है मेन पॉइंट, इसको समझाने का मतलब ये है। When people could not travel quickly from one place to another, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह तेज रफ्तार की सवारी से नहीं जा सकते थे, तो उसके दिमाग में सवाल आता है, Did they spend their entire lives where they were born? तो उसके दिमाग में ये आता है कि क्या जब इनके पास सवारी नहीं है, तो क्या वो जहाँ पैदा होते थे सारी जिंदगी वहीं पे काट देते थे। नॉट क्वाइट, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो भी सफ़र करते थे। चलिए देखते हैं वो कैसे सफ़र करते थे। द अर्लीस्ट पीपल, वाई वेयर दे ऑन द मूव। तो ये जो अर्लीस्ट पीपल थे, प्रारंभिक मानव थे, वो क्यों एक जगह से उधर जगह घूमा करते थे, इधर से उधर क्यों घूमते थे, इसको हम यहाँ पे जानेंगे। We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. तो हमें मालूम है कि आज से लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो इस सब कॉन्टिनेंट पे, इस उपमहाद्वीप पे जो लोग रहते थे उनके बारे में हमें पता है। ठीक है, टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स। आज हम उन लोगों को जो आज से 2 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ रहा करते थे, उन्हें हम हंटर गैदरर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये इनका नाम हंटर गैदरर्स क्यों पड़ा, तो द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। अब इनका नाम इस वजह से हंटर गैदरर्स पड़ गया क्योंकि ये जिस प्रकार से अपने भोजन का इंतजाम करते थे, इनके इंतजाम करने की जो तौर तरीके थे, इसकी वजह से इनको हंटर गैदरर्स के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, जनरली दे हंट वाइल्ड एनिमल और फिश एंड बर्ड्स, गैदर फूड, फ्रूट्स, रूट, नट्स, सीड, लीव्स, स्टल्स एंड एग। अमूमन वो क्या करते थे, तो अमूमन वो मछलियाँ पकड़ते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, चिड़िया पकड़ते थे, फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड, लीव्स, स्टल्स और एग, ये सबको इकट्ठा करते थे। ठीक है, तो शिकार करते थे, तो एनिमल्स को शिकार करते थे, कॉट मछली पकड़ते थे, चिड़िया शिकार करते थे, बाकी प्लांट्स प्रोडक्ट्स जो थे उसको इकट्ठा करते थे। तो हंट भी करते थे और इकट्ठा भी करते थे, सो दैट इनका नाम पड़ा हंटर गैदरर्स। ठीक है, द immense variety of plant in a tropical land like ours mean that gathering plants product was an extremely important means of obtaining food. अब हमारा जैसा, हमारी जो धरती है, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का, यहाँ की जो उपमहाद्वीप के जैसे जो भी गर्म प्रदेश है, वहाँ पे क्या होता है कि वैरायटी ऑफ, मतलब बहुत अधिक किस्म के पेड़ पौधे मिलते हैं। ठीक है, अब पेड़ पौधे मिलते हैं तो उनसे प्राप्त होने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं जो आसानी से आदमी को खाने योग्य होते हैं, जिसको हम वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नन ऑफ दिस थिंग वाज इजी टू डू। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये काम भी उतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है। जो उस जमाने में उनका काम था, ये कोई साधारण काम नहीं था। There are several animals that run faster than us, many that are stronger. बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि हमसे तेज भाग सकते हैं और हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। To hunt animal or catch fish and birds, people need to be alert, quick and have a lot of presence of mind.
प्रेजेंस ऑफ माइंड। कहने का मतलब है आसान, ये काम इतना आसान नहीं है। शिकार करना, मछली पकड़ना या फिर चिड़ियों को पकड़ना, ये बहुत आसान काम नहीं है। इसके लिए हमको सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ेगा, ठीक है। अलर्ट, क्विक एंड बहुत ज़्यादा क्या होना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, सतर्क होना पड़ेगा। टू कलेक्ट प्लांट प्रोडक्ट्स यू नीड टू फाइंड आउट which plant or part of plant are edible, that is can be eaten, as many can be poisonous। कहने का मतलब है कि ये जो भोजन करने लायक जो भी प्लांट्स हैं ना, इनमें भी सभी जो प्लांट्स हैं इनके बारे में भी हमको जानना अत्यधिक जरूरी है कि हम ये जानें कि कौन से पौधे और उसके भाग खाने योग्य हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी पौधे जंगलों में पाए जाते हैं जो जहरीले होते हैं। You also need to find out about the season when the fruits ripe। अब साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि फलों के पकने का समय क्या है, कब फल पकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तभी आप क्या कर पाएंगे, तो आप किसी भी प्लांट्स प्रोडक्ट को इकट्ठा कर पाएंगे, ठीक है। लिस्ट द स्किल एंड नॉलेज दैट द चिल्ड्रन ऑफ दिस कम्युनिटी हैड। कहने का मतलब है आपको ऐसे समुदाय के बच्चों के बारे में लिखना है जो कि आसानी से मछली पकड़ सकते हैं या ऐसे इनका गतिविधियों को कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे समुदाय के बच्चों के बारे में कुछ उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, उनके नॉलेज और स्किल के बारे में लिखना है। अब हम लोग को चाहे आपको कह दिया जाए मछली पकड़ने के लिए तो महाभारत हो जाएगा, दिन भर लगे रहेंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। और वो छोटे छोटे होते हैं लेकिन उनके पास स्किल होता है और वो फटाक से जाकर पकड़ लेते हैं। तो सवाल ये है कि डू यू हैव दीज स्किल्स एंड नॉलेज, क्या आप में वो स्किल और नॉलेज है। There are at least 4 reasons why hunter-gatherer move from place to place। तो लगभग 4 ऐसे कारण हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि जो उस जमाने के हंटर गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। इसके पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या है, First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animal resource। Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food। अगर उस जमाने के लोग हंटर गैदरर्स एक ही स्थान पर लगातार बहुत दिनों तक रह जाएं तो वो क्या करेंगे कि उनके आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं या एनिमल्स हैं, चाहे जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको वो खाकर ख़त्म कर देते थे। इस वजह से क्या करना होता था कि इनको फिर नए जगह भोजन की तलाश में नई जगह जाना पड़ता था, ठीक है। तो एक कारण ये हो गया इनका भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना। दूसरा कारण सेकेंड, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस either in search of smaller prey or in case of deer and wild cattle in search of grass and leaves। That is why those who hunt them had to follow their movement। दूसरा कारण ये है कि जानवर जो है वो क्या करते हैं, लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। अब कुछ जानवर क्या है, छोटे छोटे शिकारों के पीछे, अपने शिकारों के पीछे घूमते थे। और जैसे जो शाकाहारी जानवर थे जैसे कि डियर हो गया, चाहे वाइल्ड कैटल्स हो गए, तो ये घास और पत्तियों के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। अब उनके मूव करने के पीछे क्या होता था, जो शिकारी थे, शिकारियों को इनका पीछा करना पड़ता था क्योंकि ये भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो शिकार के पीछे पीछे शिकारी को भी इनके साथ साथ मूव करना पड़ता था। थर्ड रीजन इसका ये है कि plant and trees bear fruit in different season, so people may have moved from season to season in search of different kind of plant। अब तीसरा कारण ये है कि प्लांट्स और जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये क्या है, अलग अलग इनका सीजन होता है, अलग अलग सीजन में इनमें फल लगते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, तो जब अलग अलग सीजन में अलग अलग एरिया में उनके फल लगेंगे तो क्या होगा कि आपको भी क्या करना होगा कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होगा। जब यहाँ पर किसी चीज़ का सीजन नहीं है तो यहाँ तो वो फल मिलेगा नहीं, और जहाँ उसका सीजन है वहाँ पे वो इस समय मिल रहा होगा तो उसके लिए वहाँ तक जाना होगा, ठीक है। सो दैट ये तीसरा कारण था जब लोग क्या करते थे, सीजन के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह भोजन के लिए मूव करते थे। फोर्थ रीजन था, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। अब चौथा कारण है कि जो भी पेड़ पौधे हों, आदमी हो या जानवर हो, इनको जीवन यापन करने के लिए पानी की आवश्यकता है। वाटर इज फाउंड इन लेक, स्ट्रीम एंड रिवर्स। पानी कहाँ पाया जाता है, तो लेक्स में, स्ट्रीम में और रिवर्स में। व्हाइल मैनी रिवर्स एंड लेक आर पेरिनियल, अदर आर सीजनल। बहुत सारे ऐसे
झील या नदियां हैं जो कि सालों भर उनमें पानी रहता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी झील और नदियां हैं जो क्या है बरसात के टाइम में ही उनमें पानी होता है, बाकी टाइम में वो सूख जाते हैं। People live on their bank would have had to go in search of water during the dry season. अब वो लोग जो इस प्रकार के पानी के स्रोत के बगल में होते हैं, जो सीजनल होता है, एक सीजन में के बाद वो खत्म हो जाता है, तो उनको क्या होगा, ड्राई सीजन में पानी की तलाश में दूसरी पानी के स्रोत के पास जाना होगा। ठीक है, विंटर और समर में जब वो स्रोत सूख जाते हैं तो उनको दूसरे स्रोत के पास जाना पड़ता था। बिसाइड पीपल may have traveled to meet their friends and relatives. Remember, they travel on foot. इसके साथ साथ क्या है, लोग यहाँ से वहाँ अपने रिश्तेदारों मित्रों से मिलने के लिए भी जाया करते होंगे। हो सकता है वो अपने दोस्तों से मित्रों से मिलने जाते हो। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना है कि वो जब भी यात्रा करते थे तो वो पैदल यात्रा करते थे। How do you come to school? How long would it take you to walk from your home to school? How long would it take if you took a bus or ride a bicycle? आप स्कूल कैसे आते हैं, और अगर आप घर से स्कूल पैदल चले तो आपको कितना समय लगेगा, अगर आप बस या साइकिल से जाते हैं तो आपको कितना समय लगेगा। ठीक है, How do we know about these people? अब क्या है कि ये जो उस जमाने के लोग थे, है ना, प्रारंभिक मानव थे, इनके बारे में हमें जानकारियाँ कैसे मिलती हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। अब जो आर्कियोलॉजिस्टों ने उस जमाने के हंटर गैदरर्स के द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ चीज़ों की तलाश की, माने उन्हें कुछ चीज़ मिले, उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उस जमाने में चीज़ें उन्हें मिली। It is likely that people made and used tools of stone, wood and bones, of which stone tools have served best. उस जमाने के हंटर गैदरर्स के द्वारा बनाए गए जो भी स्टोन से, लकड़ी से या हड्डियों से बनाए गए औजार थे, वो आज भी क्या है, बचे हुए हैं। सो दैट आर्कियोलॉजिस्ट उन चीज़ों को स्टडी करके ये कह सकते हैं कि वो लोग किन किन औजारों को कैसे कैसे उनकी जीवन शैली थी, वो इनको स्टडी करके बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले जरा इन पत्थर के इन टूल्स को देख लेते हैं, इनका क्या काम है उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये जो टूल्स हैं इसमें ABCDE मार्क किया गया है। इसके अकॉर्डिंग नंबर ए वाला जो टूल है वो बताता है दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स। ये क्या है, सबसे पहले इस्तेमाल किए गए जो स्टोन टूल्स थे, है ना, उनका एक उदाहरण है उस जमाने का जो सबसे पहले पत्थरों का इस्तेमाल हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद में नंबर बी में जो है दीज वेयर मेड सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर। अब ये जो बी वाला पत्थर है ये हजारों साल बाद, जो ए वाला पत्थर था वो टूल्स थे, इस टूल्स के हजारों साल बाद इन टूल्स का आविष्कार बनाया गया इनको। ठीक है, उसके बाद में सी है दीज वेयर मेड लेटर स्टील, और उसके बाद में सी वाला बी के बाद में सी वाले को बनाया गया। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे है सी वाले को बनाया गया। उसके बाद में डी वाला जो है दीज आर मेड अबाउट 10,000 ईयर्स एगो। ये जो डी वाला है ये लगभग 10,000 साल पहले बना था। ठीक, उसके बाद ई में जो ये ई वाले हैं ये पीपल्स हैं, दीज आर नेचुरल पीपल्स, और ये नेचुरल पीपल्स है। इनको याद रखना है, इनको याद रखोगे तो आपको बहुत हद तक ये स्टोरी याद रहेगी। ठीक है, ये उस जमाने के टूल्स है जो लोग इस्तेमाल करते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। Some uses of stone tools are given below. ठीक है, make a list of what these tools were used for and try and decide which of these tasks could be performed using a natural people. Give reason for your answer. अब यहाँ जो पत्थर के औजार आपको कुछ दिए गए हैं, इनको देख करके आपको क्या बनाना है, कम से ऐसे कामों के लिए एक सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजार काम आते हों। ठीक है, बताओ कि इनमें से कौन से काम सामान्य पत्थर से किए जा सकते हैं, और आप जो आंसर करें उसके लिए अपना कारण भी बताना है आपको। तो आप सोच सकते हैं कि इन पत्थरों का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सम ऑफ दीज स्टोन्स टूल्स वेयर यूज्ड टू कट मीट, बोन्स, स्कैल्प, bark from tree and hides, animal skin, chop fruit and roots. ये जो टूल्स हैं, इन टूल्स में से जो स्टोन टूल्स हैं, इनमें से कुछ स्टोन टूल्स जो थे उनका इस्तेमाल किया जाता था मीट काटने के लिए और बोन्स को काटने के लिए। ठीक है, कुछ का इस्तेमाल किया जाता था पेड़ के
छाल निकालने के लिए, और कुछ का इस्तेमाल किया जाता था क्या, जानवरों की खाल उतारने के लिए, फ्रूट्स को काटने के लिए और रूट्स को काटने के लिए। इन उस ज़माने में यही उनके पास टूल्स थे, इन्हीं टूल्स से वो सारे काम को करते थे। Some many have attached to handle of bone and wood। अब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे औजार थे जिनमें क्या किया गया, हड्डियों और लकड़ियों का हैंडल लगाया गया, ठीक है, उसमें अटैच किया गया उन टूल्स के साथ, हड्डियों को हैंडल के रूप में और वुड्स को हैंडल के रूप में उसमें अटैच किया गया। टू मेक स्पेयर्स एंड एरो फॉर हंटिंग। अब ये किस लिए उसमें लगाया गया, हड्डियों और बोन्स का इस्तेमाल किया, बोन्स और वुड का इस्तेमाल किया गया उनके बैट में, उनके हैंडल में, तो उनके हैंडल में इनका इस्तेमाल किया गया शिकार करने के लिए, ठीक है। जब वो लोग तीर धनुष बनाए तो उसमें एरो जो बनाया उन्होंने, एरो हेड जो होता था, एरो हेड पत्थर का होता था, उसमें क्या करते थे, एक लकड़ी को अटैच करते थे या बोन को अटैच करके और उसको एरो बनाते थे और उससे वो शिकार करते थे। अदर टूल्स वेयर यूज्ड टू चॉप वुड विच वॉज यूज एज फायरवुड। और दूसरे जो टूल्स थे उनका इस्तेमाल वो लोग लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल में लाते थे, और ये जो लकड़ियाँ हैं उस ज़माने में फायरवुड की तरह जलावन के रूप में इसका इस्तेमाल किया करते थे। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हर्ट्स एंड टूल्स। लकड़ी का इस्तेमाल जलावन के साथ साथ क्या चीज़ के लिए होता था, तो हॉट्स बनाने के लिए, झोपड़ियों को बनाने के लिए, और टूल्स औजारों को बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता था। अभी यहाँ पे दो चित्र हैं, आप देख पा रहे होंगे, एक दो है ना, तो ये दोनों चित्र के बारे में इधर बगल में डिस्क्राइब किया गया है कि लेफ्ट साइड का जो है, लेफ्ट साइड वाला डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट इडेबल रूट्स। लेफ्ट वाले को आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़मीन को खुदाई करके इस औजार, इस टूल की मदद से ज़मीन की खुदाई करके और जो रूट्स हैं खाने लायक उनको निकाला जा रहा है, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है इसमें क्या किया जा रहा है, तो स्टिचिंग का काम कर रहे हैं। जो एनिमल्स के जो स्किन है उससे वो लोग जो क्लोथ्स बनाते थे उसको स्टिच करने के काम में इन टूल्स का इस्तेमाल करते थे। तो आप देख रहे हैं कि वो स्टोन एज था, तो उस समय में सारे काम पत्थरों से ही होते थे, उनके पास यही एक टूल्स था, ठीक है। चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन। अब आगे बढ़ते हैं कि रहने की जगह निर्धारित करना, कहाँ वो रह पाएंगे, कहाँ रहना चाहते थे, माने वो कैसे, उसका निर्धारित हुआ कि कैसे वो कहाँ रहते थे, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं इसको। लुक एट मैप टू बिलो। नीचे जो मैप दिया गया है इसको ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें कुछ मार्क किए गए हैं जगह, है ना, ये आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। मैप पढ़ना आपको आता होगा, आपने क्लास 6 में मैप कैसे पढ़ते हैं वो देखा होगा। यहाँ पे जो दिया गया है इसको मैप को पढ़ने में आपको ज़्यादा मदद करता है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। All the places marked with red triangle are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherer। अब ये जो मैप है आपका, इस मैप के अंदर जो ट्रायंगुलर शेप में मार्क किया गया जगह है, जो भी ट्रायंगुलर शेप में मार्क किया, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये जो ट्रायंगुलर शेप में जो मार्क किया गया है, ये सारी चीज़ क्या है, साइट्स हैं, उन जगहों को मार्क किया गया है जिनको आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा है, जहाँ पर हंटर गैदरर के होने का प्रमाण मिलता है, एविडेंस मिलता है, ठीक है। हंटर गैदरर्स लिव इन मैनी मोर प्लेसेस, ओनली सम आर शोन इन द मैप। अब ये जो मैप में है दिखा हुआ, तो हंटर गैदरर्स है क्या, इस सब कॉन्टिनेंट्स में बहुत ज़्यादा अलग अलग जगहों पर रहते थे, लेकिन कुछ ही को यहाँ पे मार्क करके आपको बताया गया है। मैनी साइट्स वेयर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक। बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो कहाँ बसे थे, मिले हमको, तो ये नदियों के किनारे मिले, जैसे कि नदी या झील के किनारे, वाटर के सोर्स के नज़दीक में वो लोग रहा करते थे और उनके नज़दीक ही बहुत सारे साइट्स मिले। अब ये साइट्स जो हम पढ़ रहे हैं, इसको आगे चल के आपको इसी लेसन में पता चलेगा कि साइट किसे कहते हैं, ठीक है। ये सब टर्मिनोलॉजी है, इनको याद रखना चाहिए आपको। फ्रॉम हेयर एज स्टोन टूल were important, people tried to find place where good quality stone was easily available। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उस समय में क्या है, स्टोन्स टूल्स का बहुत ज़्यादा महत्व था, है ना। तो उस ज़माने के जो लोग थे वो ये इन जगह, ऐसी जगह का तलाश करते थे जहाँ अच्छी क्वालिटी के पत्थर आसानी से मिल जाएं, जिनसे वो आसानी से औजार बना सकें, ठीक है। प्लेस वेयर स्टोन वॉज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट। अब वो जगह जहाँ पर कि अच्छे क्वालिटी के पत्थर मिलते थे, जिससे अच्छी क्वालिटी का टूल्स बन सकता था, और जहाँ पर ये चीज़ बनाया जाता था उस जगह को कहते थे फैक्ट्री साइट। साइट पहले पढ़ा, अभी ये फैक्ट्री साइट हुआ, आगे आपको एक और साइट मिलेगा जिसे कहते हैं हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। अब फैक्ट्री साइट क्या होता है, तो फैक्ट्री साइट वो होता है जहाँ पर उस ज़माने के लोग पत्थरों से औजार बनाया करते थे, ठीक है।
हाउ डू वी नो वेयर दिस फैक्ट्री वेयर, अब कैसे हमको पता चला कि ये फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे हमने फाइंड आउट किया. यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक ऑफ स्टोन टूल्स दैट वेयर मेड एंड परहैप्स discards because they were not perfect and chips of waste stone left behind at these sites. ठीक है, कहने का मतलब है था हमको कैसे पता चला, तो अधिकांश हमने जहाँ भी जो साइट्स हमको मिले वहाँ पे हमने बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स देखे. ठीक है, वहाँ हमको पत्थर के ब्लॉक्स मिले, बहुत सारे ऐसे टूल्स मिले जिनको बनाया गया था, बना हुआ टूल्स भी मिला, बहुत सारे ऐसे टूल्स भी मिले जिनको छोड़ दिया गया, जो फेंक दिया गया, जो बेकार के थे, जो परफेक्ट नहीं थे, टूल्स बनाने के लिए नहीं थे. इस प्रकार के भी बहुत सारे स्टोन्स हमको वहाँ पे मिले, है ना. और बहुत सारे चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन, जो औजार बनाते समय, टूल्स बनाते समय जो पत्थरों के वेस्ट थे वो भी जो उसके पीछे छूट जाते हैं, वो वेस्ट वहाँ भी उन साइडों पर मिले, जिनसे हम ये एविडेंस हमको मिला, तो जिससे हम कह सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, फैक्ट्री साइड से. यहाँ पे फैक्ट्री था और यहाँ पे ये लोग क्या बनाते थे, टूल्स बनाते थे. ठीक है. समटाइम्स पीपल लिव्ड हेयर फॉर लॉन्गर स्पेल ऑफ टाइम, कहने का मतलब है कि इन साइट्स पर कभी कभार पत्थरों के औजार बनाने के लिए लोग लंबे समय तक, जहां आसानी से और अच्छी क्वालिटी के पत्थर मिलते थे टूल्स बनाने के लिए, लोग वहां पर लंबे समय तक रह जाया करते थे. ठीक है, और रह करके वहीं से टूल्स बनाया करते थे. दीज साइट्स आर कॉल्ड इनहेबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, और इस प्रकार के जो भी साइट्स का प्रमाण मिला है जहाँ पर लोग लंबे समय तक रह करके और औजार बनाते थे, इन्हें कहते हैं फैक्ट्री इनहेबिटेशन कम फैक्ट्री साइट. ठीक है, अब क्लियर हो गया आपको साइट और फैक्ट्री साइट और हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट. अब साइट क्या होता है, ये नीचे आपको एक जगह मिलेगा, हम आपको बता देंगे साइट किसे कहते हैं. ठीक है, नाउ अब यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड टू डिस्क्राइब द प्लेस यू लिव इन, विच ऑफ द टर्म वुड यू चूज, हैबिटेशन, फैक्ट्री, हैबिटेशन कम फैक्ट्री एंड अदर. अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप जिस जगह पर रहते हैं उसको डिस्क्राइब कीजिए, इन चारों में से क्या हो सकता है, तो कि आप क्या बोलेंगे उसको, हैबिटेशन बोलेंगे, फैक्ट्री बोलेंगे, हैबिटेशन साइट, फैक्ट्री साइट, या हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, क्या है आपका, जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं. ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि आप जहाँ रहते हैं वो जो जगह है उसको आप किस रूप में देखते हैं, मतलब कैसा है. आपको साइट क्लियर ही हो गया, हैबिटेशन, फैक्ट्री, ये सारी चीज़ क्लियर हो चुके हैं. ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ये उस ज़माने का एक फैक्ट्री साइट का पिक्चर है जहाँ पर लोग रह करके औजार बनाते थे. ये इनको शेल्टर देते थे, धूप पानी सब चीज़ से इनको सेफ भी रखते थे. ठीक है, नाउ अभी हम साइट्स का जिक्र कर रहे थे, ये है साइट्स. Sites are places where the remain of things, tool, pots, building were found. साइट किसे कहते हैं, साइट उन जगहों को कहते हैं जहाँ पर उस जमाने के टूल्स, पॉट, बिल्डिंग जो भी हैं उनके अवशेष मिले हैं. ठीक है, these were made, used and left behind by people. और ये जो चीज उस जमाने के हमको अवशेष मिले हैं टूल्स के, ये उस जमाने के लोगों के द्वारा बनाए गए और इस्तेमाल करके, और उनके बाद वहीं छूट गया, उन्होंने उनके बाद हमें वो वहाँ पे उनके इस्तेमाल करने के बाद हमें वहाँ पे ये इनके अवशेष मिलते हैं. These may be found on the surface of earth, buried under the earth or sometime even under water. ये जो आपको अवशेष हैं, जो उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए चीज़ों के अवशेष हमको मिलते हैं, ये हमको सतह पर भी मिल जाएंगे, अर्थ के अंदर अंडरग्राउंड भी मिल जाएंगे, और क्या है, वाटर के अंडरग्राउंड भी, अंडर वाटर भी हमको कभी कभी ये चीज़ मिल जाते हैं. ठीक है, You will learn more about different sites in later chapter. आगे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको अलग अलग साइट्स के बारे में विस्तार से पढ़ने को मिलेगा. अभी आपका ये साइट क्लियर हो गया, तो आगे जब पढ़ेंगे तो साइट्स किसे कहते हैं आपको दिक्कत नहीं होगी. ठीक, ओके. मेकिंग स्टोन टूल्स. ठीक है, तो स्टोन टूल्स कैसे बनते थे और जो पत्थर के औजारों का निर्माण कैसे किया जाता था, ये हम यहाँ देखने जा रहे हैं. स्टोन टूल्स वेयर प्रोबेबली मेड यूजिंग 2 डिफरेंट टेक्निक्स. ये जो स्टोन टूल्स थे उस ज़माने में कैसे बनते थे, तो 2 उसके प्रमुख तरीके थे जिनसे क्या है कि उस स्टोन टूल बनाए जाते थे. पहला तरीका क्या था, द फर्स्ट इज कॉल्ड द स्टोन ऑन स्टोन. ये पहले वाले को कहते हैं स्टोन से पत्थर से पत्थर को टकराना, एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर रखकर टक्कर मारना. जैसे आपने किया भी होगा, 2 पत्थरों को लेकर एक हाथ में एक पत्थर और एक हाथ में दूसरे पत्थर को लेकर आपने टकराया होगा, जिससे चिंगारी पैदा हुई होगी. तो ये प्रैक्टिकली आपने किया होगा, तो उस तरीके से. तो कैसे करते थे, चलिए देखते हैं. हेयर द पीपल्स फ्रॉम विच द टूल वॉज टू बी मेड वॉज हेल्ड इन वन हैंड. ठीक है, यहाँ पर क्या होता था कि जिस पत्थर के टुकड़े को आकार देना होता था, जिसको औजार बनाना होता है, उसको एक हाथ में रखा जाता था
ठीक है। और इसी जिसको औजार बनाना था उसी पत्थर को कोर भी कहते हैं, ये याद रख लेना है, कोर। ठीक है, कि जिस पत्थर का औजार बनता था उसे कोर भी कहा जाता है। ठीक है। अनदर स्टोन विच वॉज यूज एज हैमर वॉज हेल्ड इन द अदर हैंड। और दूसरा पत्थर जो एक हथौड़े के रूप में काम करता था, उस पत्थर को आकार देने में मदद करता था, उसको दूसरे हाथ में लिया जाता था। अब वो करते क्या थे? द सेकेंड स्टोन वॉज यूज टू स्ट्राइक ऑफ फ्लिक फ्रॉम द फर्स्ट टिल द रिक्वायर्ड शेप वॉज ऑब्टेन। अब पहले वाले हाथ में जो पत्थर तो होता था उसको दूसरे से तब तक मारा जाता था जब तक कि उस पत्थर का जिसका औजार बनाना है उसका एक निश्चित आकार ना हो जाए, वो जिस रूप में बनना चाहिए वैसा बन ना जाए, तब तक मार मार के उसमें से क्या किया जाता था? उसमें से छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ के उसको औजार बनाया जाता था। और दूसरा तरीका था प्रेशर फ्लिकरिंग। इस तरीके में क्या करते थे? हेयर द कोर वॉज प्लेस्ड ऑन ए फ्रेम सरफेस। यहाँ पर जो कोर मतलब क्या हुआ? वो पत्थर जिसको औजार बनाना है उसको एक सख्त समतल और सख्त प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता था। ठीक है। द हैमर स्टोन वॉज यूज ऑन ए पीस ऑफ बोन और स्टोन दैट वॉज प्लेस्ड ऑन द कोर टू रिमूव फ्लिक्स दैट कुड बी शेप इनटू टूल्स। तो अब यहाँ पे किस तरीके में क्या किया जाता था? उसको एक सख्त कोर को, जो इस पत्थर को क्या करते थे? एक सख्त जगह पर रख देते थे। दूसरे जो हैमर का काम करता था उससे और बोन्स और स्टोन्स की मदद से, जैसे छेनी हथौड़ी देखा होगा आपने, छेनी से किसी चीज़ को आकार दिया जाता है हथौड़े से मार मार के, तो उस जमाने में लोहे का आविष्कार नहीं था, तो वो क्या चीज़ का? बोन्स का या स्टोन्स का यूज़ करके और फिर उस तरीके से उसको आकार दिया करते थे। ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। चलो फाइंड द कुरनूल केव इन मैप 2। जो ऊपर मैप 2 दिया गया है उसमें कुरनूल केव को ढूंढिए। ठीक है। ट्रेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हेयर। यहाँ पर आग जलने का और राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल केव में क्या चीज़ मिला है? तो राख के अवशेष मिले हैं। उस जमाने में लोगों ने शायद आग जलाना और आग का इस्तेमाल करना सीख लिया था। दिस सजेस्ट दैट पीपल वे आर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। और इस आग के अवशेष से ये पता चलता है कि उस जमाने के लोगों ने आग का इस्तेमाल करना सीख लिया होगा। फायर कुड बी यूज फॉर मैनी थिंग्स। आग का बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जाता होगा। एज ए सोर्स ऑफ लाइट, टू कुक मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। तो शायद हो सकता है उस जमाने में आग का इस्तेमाल लाइट के लिए किया जाता हो, या मीट पकाने के लिए किया जाता हो, या फिर जो दूसरे जंगली जानवर थे उनको अपने से दूर भगाने के लिए किया जाता होगा। ठीक है। वट डू वी यूज़ फायर टुडे। आज हम आग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? आपको पता ही होगा क्या चीज़ हम लोग आग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? खाना बनाना हो या बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए हम आग का इस्तेमाल करते हैं। ये चेंजिंग इन्वायरमेंट, जलवायु में परिवर्तन, इन्वायरमेंट में जलवायु में कैसे बदलाव हुआ। ठीक है। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वाज मेजर चेंजेस इन क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बड़ा बदलाव आया। और क्या हुआ? गर्मी बढ़ने लगी विथ ए शिफ्ट टू रिलेटिव वार्म कंडीशन, और गर्मी बढ़ने लगी। इन मेनी एरियाज दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में क्या हुए? घास के मैदान बनने लगे। दिस इन टर्न लेड टू एन increasing in the number of deers, antelopes, goat, sheep and cattle, that is animal that survive on grass। और इसका घास के मैदान बनने का क्या परिणाम हुआ कि इसके बढ़ने से, घास के मैदान के बनने से जो जानवर घास पर सर्वाइव करते थे, जो घास खाकर जिंदा रहते थे, उनकी संख्या बढ़ने लगी। जैसे डियर, एंटीलोप, गोट, शीप और कैटल्स, इनकी संख्या में बढ़ोतरी दर होनी शुरू हो गई। Those who hunt these animals now followed them, learn about their food habits and their breeding season। और वो लोग जो इनका शिकार करते थे, है ना, तो शिकारी अब इनका पीछा करते थे, और पीछा करते करते वे इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves। तो हो सकता है कि तब लोगों ने जब इनका प्रजनन और उनके खाने पीने की आदतों को जाना होगा तो इन्होंने ये भी सोचा होगा कि चलो इन जानवरों को पकड़ करके और पालतू बनाया जाए और पालना शुरू किया जाए, ऐसा उन्होंने उस समय सोचा होगा। ठीक है।
फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट, और इस दौरान क्या है, मछली पकड़ना भी भोजन के लिए बहुत अत्यधिक क्या हो गया, महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। इस काल में लोग मछली को पकड़ के भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, This was also time when this was also time when several grain began bearing grasses, including wheat, barley and rice grew naturally in different part of the subcontinent. अब यह वह काल था जबकि घास के मैदान बढ़ रहे थे, तो घास के मैदान में बहुत सारे ऐसे भी घास उग रहे थे जो अनाज देते थे, जैसे कि वीट, बार्ली, राइस। इनके भी कुदरती रूप से ये खुद ब खुद क्या है, ग्रासलैंड्स में उग रहे थे। ठीक है, Men, women and children probably collect these grains as food and learned where they grew and when they ripened. अब क्या है कि जब ये घास के मैदान में ये जब अन्न कुदरती रूप से उग रहे थे, तो जो मर्द, औरत और बच्चे थे ये क्या करते थे, भोजन के लिए इन अनाजों को इकट्ठा करते थे। ठीक है, और वो इकट्ठा करते करते ये भी सीख गए कि ये किस क्षेत्र में उगते हैं, कब उगते हैं और कब ये पकते हैं। ठीक है, दिस में हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, और इसकी वजह से हो सकता है उन्होंने खुद क्या किया हो, पौधों को उगाना शुरू किया हो, है ना। इनको अंदाजा हो गया होगा, तो पौधा उगाना, खुद पौधा उगाना करना सीख लिया होगा उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ तक क्लाइमेट चेंजेस था। अब यहाँ पे नेम एंड डेट्स, नाम और तिथियाँ, डेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर है आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जिनको हम हिंदी में पुरातत्वविदों के नाम से जानते हैं, इन्होंने क्या है, इस काल को बड़े लंबे लंबे नाम दिए रखे हैं। ठीक है, बड़े बड़े इनके लिए नाम इस्तेमाल किए हैं उन्होंने। ठीक है, दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक। जो आरंभिक काल था, जो शुरू का जो काल था, उसको पहले के समय को उन्होंने क्या नाम दिया, तो पैलियोलिथिक। ये सब आपको नाम याद रखना है। पैलियोलिथिक, इसका हिंदी में होता है पूरा पाषाण काल। ठीक है, उसको हिंदी में पूरा पाषाण काल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पैलियोलिथिक कहते हैं। ये शुरुआती दौर था। ठीक है, दिस कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन स्टोन। ये पैलियोलिथिक्स जो शब्द है, ये दो शब्दों से बना है, पैलियो और लिथोस। पैलियो मतलब होता है पुराना और लिथोस मतलब होता है पत्थर। तो ये इसका नाम इन दो वर्डों से आया है। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग ऑफ स्टोन टूल्स। अब ये जो नाम दिया गया है, ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस दौरान अत्यधिक पत्थर के औजारों का महत्व था। ठीक है, तो उस महत्व को बताने के लिए इसको इस नाम से जानते हैं, पैलियोलिथिक। The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. ये Paleolithic period जो है, ये 12,000 साल पहले, क्या बोलते हैं, कम से कम 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल के दौरान माना जाता है Paleolithic period को। 2 million years ago मतलब कि 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 years तक जो टाइम पीरियड था, उसको Paleolithic period माना जाता है, पूरा पाषाण काल माना जाता है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। अब ये जो इतना लंबा काल है, समय का ये जो काल है, 2 मिलियन ईयर्स से लेकर के 12,000 साल पहले तक का जो समय का पीरियड है, इस पीरियड को 3 भागों में बांटा गया है, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और यह जो इतना लंबा जो घटनाक्रम है, इतने लंबा जो ये समय काल है, इसमें क्या है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियाँ इसी काल के दौरान घटित हुई। ठीक है, द पीरियड व्हेन वी फाइंड environmental change beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called Mesolithic, Middle Stone। ठीक है, अब वह काल जो 12,000 साल के बाद से लेकर के और आज से 10,000 साल पहले तक, इनके 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का जो बीच का समय था, इस समय को, जबकि क्या है, क्लाइमेट में, वातावरण में, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ था, तो इस समय को किस नाम से जानते हैं, तो मेसोलिथिक नाम से जानते हैं। मेसोलिथिक का हिंदी में होता है मध्य पाषाण युग, इसको कहते हैं मध्य पाषाण युग। ठीक है, stone tools found during this period are generally tiny and are called
माइक्रोलिथ्स। अब इस दौरान जो भी पत्थर के औजार पाए जाते थे, ठीक है, तो ये बहुत छोटे होते थे और इनको क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ्स कहा जाता था, ठीक है। Microliths were probably stuck on the handle of bone or wood to make tools such as saw and sickles. और इस दौरान जो भी औजार जो मिले मेसोलिथिक पीरियड के जो भी स्टोन टूल्स मिले, उन स्टोन टूल्स में हड्डियों का नहीं तो लकड़ियों का क्या है मुट्ठा लगा हुआ मिलता था, जैसे कि हाशिया या आड़ी भी इस जैसे औजार भी इस काल में मिले थे, ठीक है। एट द सेम टाइम ओल्डर वैरायटी ऑफ टूल कंटिन्यू टू बी इन यूज। और इसी समय क्या है कि पुराने जो औजार थे उनका भी इस्तेमाल नियंत्रण हो रहा था, जो कि इस काल से पहले के जो औजार थे उनका भी इस्तेमाल हो रहा था और नए औजार भी बन रहे थे। Look at the illustration on page number 13. Do you notice any difference in tools belonging to this period? अब जो पेज नंबर 13 पर बना हुआ चित्र है, इस दौरान बनाए गए औजार में से क्या आपको कोई बदलाव दिखाई देता है? तो आप पेज नंबर 13 हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। The next stage from about 10,000 years ago is known as the Neolithic. You will be learned about the Neolithic in chapter 3. ये जो अब ये दो युगों का, दो कालों के बारे में हमने जान लिया। कौन कौन सा काल के बारे में हमने जान लिया? तो पूरा पाषाण काल जिसे कहते हैं पैलियोलिथिक, और उसके बाद में हमने जान लिया मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल का, ठीक है। उसके बाद का जो काल हुआ 10,000 साल जो है, आज से 10,000 साल के माने बाद का जो काल है ना, पहले आज से पहले 10,000 साल पहले के बाद का जो समय है उसको कहा जाता है नियोलिथिक पीरियड। और नियोलिथिक का मतलब होता है नवपाषाण युग, ठीक है। अब इसके बारे में आप लेसन नंबर 3 में विस्तार से पढ़ेंगे और इसके बारे में हम जान पाएंगे। व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? अब आपको क्या लगता है कि ये नियोलिथिक वर्ड है, इसका क्या मतलब होगा, ठीक है। वी हैव ऑल्सो मैंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस। यू विल फाइंड द नेम ऑफ मैनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर। तो हमने क्या है कि आपने देखा होगा कि इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे नाम आपको मिले होंगे जो उस समय को जताते हैं, और आपको आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उस समय के बहुत सारे ऐसे जगहों के नाम आपको मिल जाएंगे। Very often we use present day name of the place where people lived in the past because we do not know what they called them. और क्या है कि आजकल जो जिस जगह पर हम लोग रहते हैं उसको आज के नाम से जानते हैं, पहले के नाम से नहीं जानते, क्योंकि हम लोगों को ये पता नहीं था कि पहले के लोग जहाँ आज हम रह रहे हैं उसको किस नाम से पुकारते थे। अब आ जाइए रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। Many of the caves in which these early people lived have paintings on the wall. बहुत सारे जो गुफा मिले हैं उस दौरान के जो गुफा हमें मिले हैं, उन गुफाओं में जो लोग रहा करते थे वो क्या करते थे, इन गुफाओं के दीवारों पर उनके द्वारा बनाए गए बहुत सारे चित्र हमें मिले हैं। Some of the best example are from मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। और इन सारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में जिन भी गुफाओं में इनके अवशेष मिले हैं उनमें से मध्य प्रदेश और साउदर्न उत्तर प्रदेश में जो गुफाएं हैं उन पर जो पेंटिंग्स है वो बड़े अच्छे हैं, मतलब कि उसका सटीक उदाहरण है क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं। दिस पेंटिंग शोज वाइल्ड एनिमल ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। और इन पर जो भी उकेरा गया है, जो भी पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो क्या है, जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से, है ना, सजीव चित्रण किया गया है। मतलब एकदम मुझे लग रहा है कि वो वो देखते ही लगेगा कि एकदम आप पहचान जाएंगे उसको, इस प्रकार से उसका चित्र बनाया गया है। तो ये हमने जान लिया कि उस ज़माने में लोग क्या क्या करते थे, कौन का क्या क्या होता था, ठीक है। Who did what? अब यहाँ पे कौन क्या करता था उस काल में, जो ये आदि मानव का उस ज़माने का जो समय था उस समय लोग क्या करते थे। We have seen that the earliest people hunted, gathered plant produce, made stone tool and painted on cave walls. तो हमने अभी तक ये पढ़ लिया कि वो जो अर्लीस्ट पीपल थे, उस ज़माने के लोग थे, वो क्या करते थे, शिकार करते थे, पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन को इकट्ठा करते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे, और क्या है कि केव्स के वॉल पर, मतलब गुफाओं के वॉल पे वो पेंटिंग भी किया करते थे। Is there any of finding out whether women hunt or men made stone tools? Whether women paint or men gathered fruits and nuts? तो क्या ऐसा कोई हमको प्रमाण मिलता है, ठीक है।
देर देर की क्या कहने का मतलब है कि उस काल में कौन क्या करता था, तो कैसे क्या औरतें शिकार करती थी या मर्द पत्थर के औजार बनाते थे, या फिर औरतें पेंटिंग करती थी, या मर्द क्या है कि भोजन के लिए फ्रूट्स और नट्स को इकट्ठा करते थे, है ना। तो ये हम अब जान नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास उसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है कि वो उस ज़माने में लोग क्या करते थे, ठीक है, कि औरतों का काम क्या था, मर्दों का काम क्या था, शिकार मर्द करते थे कि औरत करते थे, स्टोन टूल्स कौन बनाता था, पेंटिंग कौन करता था, फ्रूट कौन गैदर जमा करता था, इसका हमें प्रमाण न होने की वजह से हम नहीं जानते हैं। एट प्रजेंट वी डू नॉट रियली नो, मतलब कि आज के समय में हमको इनके बारे में मालूम नहीं है कि कौन क्या करता था। हाउएवर देयर आर एटलीस्ट 2 पॉसिबिलिटीज़, और क्या है कि दो ये कहा जा सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये लोग हो सकता है ये वो कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, और इसका क्या है दो पॉसिबिलिटीज़ मीन्स व्हाट आई एम क्या बोलते हैं उसको, वेट, हाँ संभावना है, दो ऐसी संभावना हम कर सकते हैं कि ऐसा होता होगा उस समय, ठीक है। क्या क्या होगा, इट इज़ लाइकली दैट बोथ मैन एंड वुमेन मे हैव डन मैनी ऑफ दिस थिंग टुगेदर, हम ये कह सकते हैं कि मर्द और औरत मिल करके इन जितने भी हम कार्यों के बारे में हमने पढ़ा है वो सब क्या है कि एक साथ मिल के करते हों, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सम टास्क वेयर डन ओनली बाय वुमेन एंड अदर्स ओनली बाय मैन, और ये भी संभावना है कि कुछ कार्य सिर्फ औरतों के द्वारा की जाती होंगी और कुछ सिर्फ मर्दों द्वारा ही किए जाते होंगे। एंड अगेन देयर could have been different practices in different part of the subcontinent, और हो सकता है कि ये इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों का काम भी बदल जाता हो, जो यहाँ मर्द करते हो वो वहाँ के मर्द ना करते हो, वहाँ की औरतें जो करती हो यहाँ की औरतें ना करती हो, ये भी हो सकता है। Now ostriches in India. Ostriches were found in India during the Paleolithic period. अब क्या है ऑस्ट्रिच, हिंदी में हम कहते हैं शुतुरमुर्ग, ये फ्लाइटलेस बर्ड होता है जो उड़ नहीं सकती है, आपने सुना होगा, ठीक है। ये क्या है, इस पैलियोलिथिक पीरियड में ये ऑस्ट्रिच इंडिया में पाए जाते हैं, आज नहीं पाए जाते, उस समय पाए जाते थे, इसके ऑस्ट्रिच मिले हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑस्ट्रिच एग सेल वेयर फाउंड एट पटने इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है पटने, यहाँ पर ऑस्ट्रिच के अंडों के बहुत ज़्यादा अवशेष मिले हैं, ठीक है। डिज़ाइन वेयर engraved on some pieces while birds were also made out of them। बहुत सारे ऐसे सेल्स मिले हैं, उनके अंडों के सेल्स मिले हैं जिनके ऊपर में क्या है नक्काशी भी की गई है, और बहुत सारे अंडों के क्या है मनके भी बनाए जाते थे। मनके मतलब होता है माला, आई थिंक सो। व्हाट डू यू थिंक द बेड्स कुड हैव बीन यूज फॉर, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मनके का उपयोग किस लिए किया जाता होगा, है ना। वेयर डू वी फाइंड ऑस्ट्रिच टुडे, और हमें आज शुतुरमुर्ग कहाँ पाए जाते हैं। ए क्लोजर लुक हुसुंगी। अब हुसुंगी के बारे में चलिए देखते हैं थोड़ा सा कि हुसुंगी एक जगह है जो उस ज़माने का है ना, जहाँ पे अवशेष हमको मिलते हैं। फाइंड हुसुंगी ऑन मैप 2, जो हुसुंगी है इसका मैप 2 पर आपको जगह मिल जाएगा, एक ट्रायंगल सा डॉट बना होगा जहाँ पे वो मार्क किया होगा हुसुंगी। A number of early pathologic sites were found here। अब ये जो हुसुंगी है यहाँ पर क्या है कि ये पैथोलेटिक समय का है ना, बहुत सारे क्या है साइट्स यहाँ पे मिलते हैं, कि यहाँ बहुत ज़्यादा इस एरिया में साइट मिलता है। At some sites a large number of tools used for all sports or activities were found। कुछ ऐसी भी साइट्स हैं हुसुंगी में जहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उस काल के औजारों के अवशेष मिले हैं, बहुत ज़्यादा औजार उस ज़माने के स्टोन टूल्स मिले हैं, जो क्या है कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़ जिनका इस्तेमाल हर एक प्रकार के कामों में लाया जाता था वो उस ज़माने के हुसुंगी में प्राप्त हुए हैं। दीज वेयर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, तो इससे ये अनुमान लगता है कि ये जो साइट है हुसुंगी का, ये जो सारे साइट्स हैं ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट हैं। ये आपने पहले ही ऑलरेडी लेसन के ऊपर हमने हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट को जाना है कि हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट उन एरिया को कहते हैं जहाँ लोग बहुत लंबे समय तक रह करके पत्थरों के औजार बनाया करते थे, जहाँ आसानी से सुटेबल पत्थर मिलते थे जिनका वो औजार बनाते थे, उस एरिया को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहते हैं। In some of the other smaller sites, there is evidence to suggest that tools were made। कुछ ऐसे भी साइट्स हैं जहाँ इनके प्रमाण मिले हैं
जिनको हम कह सकते हैं कि वहाँ पर भी क्या है, टूल्स बनते थे, औजार बनते हैं। बहुत ऐसे साइट्स हैं जहाँ छोटे छोटे साइट्स हैं जहाँ पे औजार बनते थे, इनके भी प्रमाण मिले हैं। सम ऑफ द साइट वेयर क्लोजर टू स्प्रिंग्स, मोस्ट टूल्स वेयर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन विच वाज लोकली अवेलेबल। कुछ ऐसे साइट्स हमको कहाँ मिले हैं, तो झरनों के किनारे पे भी कुछ ऐसे साइट्स मिले हैं जहाँ औजार बनते थे। मोस्ट टूल्स वेयर मेड ऑफ लाइमस्टोन, अधिकांश जो भी टूल्स उस ज़माने में बनता था वो क्या है, लाइमस्टोन से ही बनाया जाता था, जो कि आसानी से उस क्षेत्र में जहाँ पे ये लोग रहते थे, ये लोकली आराम से मिल जाता था। कैन यू थिंक ऑफ ए टर्म ऑफ द सेकेंड टाइप ऑफ साइट, दूसरे प्रकार के किसी भी साइट के बारे में क्या आप सोच सकते हैं? ठीक है, तो इसके बारे में आपको सोचना है और डिस्कस करना है, और यहाँ पर जाकर के क्या हो जाता है, हमारा लेसन नंबर 2 फिनिश हो जाता है। कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिए, आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में लिखिए। अच्छा लगा तो लिखिए अच्छा लगा, नहीं लगा तो बोलिए कि जो भी प्रॉब्लम है सो आप लिख सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद में आपके करना क्या है कि आप पढ़िए, अच्छे से समझिए, और समझ करके और 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए और देखिए, और इसके क्वेश्चन आंसर को कीजिए, और इनमें से बहुत सारे आपको हेल्पफुल चीज़ें मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ओके, थैंक यू फॉर दैट।